Okay, students, good evening. Good evening, sir. सुन पा रहे हो मुझे? Yes, Yes, sir. सब लोग सुन पा रहे हो मुझे? ठीक है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने, बताओ मुझे। तो याद तुम लोगों ने Odd electron molecules. वेरी गुड। लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम पढ़ रहे थे लुईस के बारे में, राइट? किसके बारे में? लुईस के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारा कहानी सुना लुईस के बारे में, बहुत कुछ जाना लुईस के बारे में। आई थिंक वो सब कुछ तुमको क्लियर है। हमने देखा कि लुईस का एक्सेप्शन कहाँ पे होता है और लुईस ने अपना एक्सेप्शन को कितने अच्छे से उसके पॉजिटिव साइड में उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। याद है कि नहीं तुम लोगों को? याद है कि बोल के सब कुछ? Yes, sir. याद है सबको? बहुत सा। तो कुछ डाउट है उस टॉपिक से तो पहले मुझे पूछ लो, तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। डाउट क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एंड आफ्टर द क्वेश्चंस वी विल सॉल्व सम और वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। तो पहले तुम लोगों का डाउट को लेता हूं, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो क्या कोई डाउट है किसी को रिगार्डिंग द लुईस ऑक्टेट रूल? लुईस के अंदर मैंने जो भी चीज पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो। यस। सर cations having 18 number of electron in the valence shell वो वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ जरूर। साइना को चाहिए, ठीक। देखो साइना उसके अंदर कुछ नहीं, वो ऐसा चीज है कि हमको पता है कैटायन का मतलब क्या है, पहले ये समझो। कैटायन का मतलब होता है कोई भी एक एटम अपना जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, ठीक है। अब यूं सोचो कि जब भी किसी के आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, कितना इलेक्ट्रॉन? 18, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन एटम के पास हो और 18 इलेक्ट्रॉन कैटायन के पास हो ना। व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन विद कैटायन? मतलब क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए नाम का, मान लो कोई एक मेटल है, ठीक है। ठीक, कैटायन तो मेटल ही बनाएगा, नॉन मेटल कैटायन नहीं बनाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसा है, मान लो 2 8 8, मान लो यहाँ पे 18 है, या मान लो ये यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा कितना, 19 है। कितना हो गया? 19 है। जब ये ए इस ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, बताओ कितना बचेगा? 18 बच जाएगा, करेक्ट। या फिर ये इसको मान लो 19 ना हो, ये 18 और 1 हो जाए। तो जब यहाँ पे प्लस कर दिया हमने, कैटायन बना दिया, तो कैटायन बनने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, लूज हो गया। तो क्या बन गया? 18 बन गया। तो जो भी कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन बचा लेते हैं, बस समझना। जो भी कैटायन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, अब ऐसा मत सोचना कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा। दे कैन लूज आइदर 1 इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज आइदर 2 इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज आइदर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना भी इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाए, लूज करने के बाद अगर उनके आउटर मोस्ट सेल में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वैसा कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, या वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो का मतलब होता है नकली, यानी लगेगा कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है बट एक्चुअली में वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो नकली इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब समझा सही ना? तो ऐसा जो भी एटम होगा, जो भी कैटायन होगा, जो लूज करने के बाद अपने आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन बना लेता है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। दे विल नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। क्लियर हुआ कि नहीं? सर वैसे सारे मेटल्स होंगे या फिर सारे कुछ? कोई भी। अब देखो सारे मेटल कैसे होंगे, लास्ट क्लास में मुझे किसी ने पूछा तुम्हारे पास 18 इलेक्ट्रॉन कब आए? पीरियड नंबर 1 में जो मेटल है, क्या वो मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। छोटा सा एलिमेंट है, कैसे पॉसिबल? जो पीरियड नंबर 2 में होगा उसके पास भी पॉसिबल नहीं है। पीरियड नंबर 3 में सोडियम है, सोडियम का क्या होता है 281, वो भी 18 नहीं कर सकता। तो इट इज ओनली पॉसिबल इन द डी ब्लॉक मेटल्स। कहां पॉसिबल है? डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर पॉसिबल है। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना, क्रोमियम हो गया, जो बड़ा बड़ा मेटल्स है उनके अंदर ये पॉसिबिलिटीज होगा, सारे मेटल के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्लियर? नॉट यस सर। क्लियर? और कोई डाउट किसी को?
जल्दी जल्दी पूछो। अरे आज तो बहुत बच्चा लग रहा है, कहाँ से तो बच्चा है, आज कोई एब्सेंट नहीं है। चलो और क्या डाउट है, पूछो जल्दी पूछो, आगे बढ़ना है। नहीं है नहीं सर। नहीं है? पूछो पूछो प्लीज पूछो। सर हम्म, ये पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ठीक है बोलो, सब बता दो पैरामैग्नेटिक क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया था पैरामैग्नेटिक के बारे में, क्या बताया था समझना, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, पर समझना कि दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल का दो टाइप का नेचर हो सकता है। क्या होगा? एनी मॉलिक्यूल कैन हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। तो नेचर कैसा कैसा होगा? या तो किसी का नेचर होगा डायमैग्नेटिक, क्या नेचर होगा? डायमैग्नेटिक नेचर होगा। या फिर जो नेचर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या नेचर होगा इसका? ये पैरामैग्नेटिक क्या होगा? नेचर होगा। तो नेचर कैन आइदर बी डायमैग्नेटिक और नेचर कैन आइदर बी क्या? पैरामैग्नेटिक। अब ये क्या होता है भाई? व्हाट इज डाया, व्हाट इज पैरा? नाम को सुनो, नाम में ही लिखा हुआ डाई। डाई का मतलब क्या? दो। यानी अगर किसी के पास पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है? पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी के भी आउटर मोस्ट सेल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक बोलेंगे। और किसी के पास भी अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। अब डायमैग्नेटिक जो होता है उसके पास कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा उनके पास एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? कि पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर attracted by मैग्नेटिक फील्ड। इन मॉलिक्यूल्स को क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ क्या करता है? खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया हमने? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर हुआ बोलो यस सर। सर डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करता? नहीं, उल्टा बोल रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तुम लोगों को पता है क्या होता है, राइट? ठीक है, तो अगर तुम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को लेके चले जाओगे, तो अगर वो मॉलिक्यूल को वो मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ मान लो खींचता है, तो इसका मतलब क्या है? कि उस मॉलिक्यूल का जो नेचर होगा, दैट नेचर विल बी पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, और अगर वो अपने तरफ नहीं खींचता है तो इसका मतलब क्या है? कि उसका नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक नेचर होगा। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, वो जान के आगे मजा आएगा, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, कि O2 जो है ना, O2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है पता है? पैरामैग्नेटिक होता है। कि दुनिया में तो बिलीव ही नहीं करता, सबको लगेगा सर कैसे पैरामैग्नेटिक हो सकता है, ये तो डायमैग्नेटिक है, सब जगह पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरा कैसे हो गया? तो इसको समझना, ये टॉपिक हमारे पास है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो वो टॉपिक के अंदर, कि तुम यूं कहो कि वो जो पूरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक हमको सिर्फ यही बताने के लिए बनाया गया है कि O2 डायमैग्नेटिक नहीं होता, कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर लास्ट क्लास आपने O2 पैरामैग्नेटिक नहीं होता है बोला था। मैंने बोला था होता है, मैंने बोला था डायमैग्नेटिक नहीं होता, पैरा होता है, एक्सेप्शन है। ठीक है, ओके सर। अब आगे बढ़े। कुछ डाउट तो पूछो, आगे बढ़ना, जल्दी बताओ। एनी डाउट? और कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं है? नो सर। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक रहा क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो और इसको सॉल्व करो। 6 में बोला गया है, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं बोर्ड में, ठीक है। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, ये तुमको बताना है। ओके ओके, और एक बात बता दो, ये संडे तुम लोग का एग्जाम होगा, तुम लोग को पता है ये बात? जल्दी
Yes, sir. छोटा सबको बहुत अच्छा। तो ये संडे जो एग्जाम होगा वो संडे में केमिकल बॉन्डिंग तो आएगा ही आएगा, और केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूरा चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये दो तुम्हारा सिलेबस होगा। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिख दिया सब लोगों ने? मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड, ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होगा किसके लिए? एक्सेप्शन नहीं पूछा है, ऑक्टेट रूल पूछा गया कि ऑक्टेट रूल किसके लिए वैलिड नहीं होगा, ये तुमको निकालना है। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर, ऑक्टेट रूल किसके लिए वैलिड नहीं होगा ये तुमको जरा पता करना है। ट्राई करो, देखते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले सबसे पहले उन ऑप्शन को कैंसिल कर दो जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो मैं ऑप्शन देता हूँ, CO2 के बारे में हमने कितना पढ़ा है, मुझे बताओ। CO2 हमने हर जगह पढ़ा है, बार बार पढ़ते हैं। क्या CO2 ऑक्टेट को फुलफिल करता है कि नहीं करता, बताओ। यस सर, करता है। करता है, Yes. अनडाउटेडली करता है। अगर तुम निकाल के देखना भी चाहते हो देख लो, कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो 4 आ गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन है, प्लस कर दोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये ऑक्टेट को पूरा करता है, डबल बॉन्ड बना के पूरा करता है। क्या H2O ऑक्टेट को पूरा करता है कि नहीं करता है? यस सर। करता है, ये तो हमने बार बार पढ़ा ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। अब बात है यहाँ पे SF2 का, तो ध्यान से एक बार SF2 को देखो और अपना दिमाग लगाओ कि SF2 में ऑक्टेट पूरा होगा कि नहीं होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को फॉर्मूला। सल्फर कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, बताओ जरा। सल्फर 16. 16 ओल्ड स्टाइल 16, तो 16 का क्या हो गया 6, और ये 2 यहाँ पे जाके ऐड होगा तो 6 + 2 कितना आ गया 8 नंबर। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में क्या आ गया 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यानी ये भी अपना ऑक्टेट को क्या करता है बताओ, ये भी अपना ऑक्टेट, बोलो बोलो, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ठीक है ना, पूरा तो करता ये है। भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो हमारे पास बचा कौन, तो हमारे पास बचा Al2CH3 6, यानी ये अपना ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दिस विल बी करेक्ट। तो एग्जाम के अंदर ऐसा मत सोचना कि मुझे करेक्ट ऑप्शन ही निकालना है। एग्जाम के अंदर तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो कि अगर मैं एग्जाम के अंदर गलत ऑप्शन को हटाता चला जाऊं तो जो अल्टीमेटली बचेगा मेरे पास वही मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या मेरा बात क्लियर है? डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा जल्दी से बताओगे देखते ही। पहले ये लिख लो, लिखना हो गया तो बोलना। लिखा हो गया, सबको हो गया? Yes, sir. So next we will come to the next question, that is the question number 12. 12 को देखो एक बार। Which of the following pair has electron deficient compound? Which of the following pair has electron deficient compound? इनमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा? इनमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा? इनमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा? फॉलोइंग पेयर, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होना पड़ेगा, दोनों के पास। ठीक है, दोनों के पास। क्वेश्चन लिख लो, which of the following pair has electron deficient compound? कौन से पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड नजर आ रहा है कि निकालना है। नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास है B2H6, मुझे तो आंसर मिल गया, क्या तुमको मिला? नेक्स्ट हमारे पास है C2H6 क्या Al2Cl6। नंबर 3 है SF2 It is also जोर से क्या बोल रहे हो, नहीं सुन पा रहा, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर नहीं वो माइक गलती से ऑन हो गया था। मुझे कुछ बोल रहे हो क्या?
चलो आंसर निकालो फिर देखते हैं। देखो क्वेश्चन जब भी तुमको मिलेगा तो पहले तो ये देखो कि क्या इनमें से कोई कंपाउंड है जो जाना पहचाना लग रहा है तुमको, कोई कंपाउंड जो जाना पहचाना है जो हमने पहले कभी यूज किया है लास्ट क्लास में। सोचो एक बार, बताओ कौन सा कंपाउंड है जल्दी। किसी को याद नहीं है, यानी कोई सर AlCl3। वेरी गुड, AlCl3। अपना कॉपी पलटा के देखो, हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने AlCl3 को लिया था। और ये AlCl3 क्या है, लुबिस का एसिड है कि लुबिस का बेस है? जरा देखो तो एक बार। सर एसिड। एसिड है, तो एसिड होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देखो यही फायदा होता है एंट्रेंस एग्जाम में, यही फायदा होता है। अगर तुमने बहुत सारा क्वेश्चंस किया होगा तो मान के चलो कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो तुमने कभी ना कभी देखा होगा, कभी ना कभी सुना होगा। बिल्कुल नया आएगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कभी ना कभी क्वेश्चन को देखा होगा तो मुझे याद आएगा, अरे AlCl3 मैंने देखा है यार, ये तो लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे यही पूछ रहा है कौन सा पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो सबसे पहले मुझे नजर डालना है इसी ऑप्शन के ऊपर। क्या पता ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो पक्का ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकता है। देखते हैं चलो। तो यहाँ पे बोला है B2H6, B2H6। मुझे बताओ बी कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, जल्दी। बोरोन। सर 13। 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 13 ग्रुप का एलिमेंट होगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी एक बी बना लो, ये 1 2 3 प्रेजेंट होगा। और हाइड्रोजन कितना हमारे पास 6 है, तो तुम यहाँ पे लगाना स्टार्ट करो, ये 1 ये 2, यहाँ पे मान लो 3, यहाँ मान लो 4, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। बट फिर भी तुम यहाँ पे देखोगे B2H6 को, तो B2H6 को अगर तुम बनाओगे तो ये तो कभी नहीं बन सकता। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कंपाउंड, तुम बना ही नहीं पाओगे, अरेंज ही नहीं कर पाओगे। देखो करके देखो अरेंज इसको, ये अरेंज नहीं होगा। बी को तुम अगर यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन भी दोगे तो 3 + 3 क्या होगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा। कितना पॉसिबल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको BH3 भी कर दूं, अगर मैं इसको काट के ये 2 और 6 को काट के 1:3 कर दूं, तो BH3 बनने के बाद भी क्या होगा, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है प्लस हाइड्रोजन के पास 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो नंबर 1 इज करेक्ट। बाकी मुझे देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बोलो बस में आ रहा है कि नहीं, बोलो बोलो पूछो सर पूछो। मतलब हम लोग जब मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट निकालेंगे सर, हम लोग उसको क्या फॉर्मेट था सर, एकदम सिंपलीफाई करके मतलब करेंगे ना, फॉर्मेट का नाम भूल तुमको गया मैं। जैसे भी करना है, तुम सिंपलीफाई करके भी निकाल सकते हो, तुम उनको बॉन्ड बना के देख के भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे मैं CO2 के एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? अब CO2 को देखोगे तो यहाँ पे तुमको नहीं समझ में आए, CO2 में बना के देखोगे तब क्लियर होगा। कैसे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास यहाँ पे 1 2 3 4, O यहाँ पे 2 है, तो इस O के पास 1 2 3 4 5 6, इस O के पास 1 2 3 4 5 6, ये स्टेबल, ये स्टेबल। अब ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल। तो यहाँ पे बना के देखोगे तभी पता चलेगा कि ये ऑक्टेट को पूरा कर रहा है। तो ये निकालना बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, तुम इसको तोड़ के इसका बॉन्ड बना के देख सकते हो कि बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कैसे भी करके तुम निकाल सकते हो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो तुम वैसे उसको निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है सोम्य, ओके सर। कोई डाउट किसी को? तो तुमको अभी ये लग रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा कि क्यों ज्यादा क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं? बोलो कुछ। Yes, sir. यस सर। चलो और कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
तो मैं तुमको यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, ठीक है, देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगर तुम्हारा दिमाग चल गया तो 1 सेकंड लगेगा, नहीं चला तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। 24 24 नहीं, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था ये हम लोग का? एक सेकंड, ये नहीं, 23, सॉरी 23। Which of the following molecule is electron deficient molecule? जल्दी। Which of the following molecule is electron deficient? जल्दी। देखा, तुम लोग का अटेंशन बहुत कम है क्लास में। बोर्ड में देखो तो Option 4. तो बोर्ड देखो तो बोर्ड, अगर बोर्ड में देखो, बोर्ड 4 होगा। बोर्ड में अभी अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? कौन सा क्वेश्चन था वो ऊपर का? बोलो। B2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाला। हाँ, क्या था वो? Sir, Which B2H6. pair is which तो pair यहाँ पे is- क्या है देखो, तो यहाँ पे सेम ऑप्शन तुमको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? B2H6। सर अभी तो क्वेश्चन ही लिख रहा था। अरे यार, क्वेश्चन मत लिखो, पहले ये आंसर बता, फिर आराम से लिखो, इतना टाइम ही लगना चाहिए। देखो B2H6 है कि नहीं हमारे पास? तो जैसे ही तुमको ये B2H6 नजर आ जाएगा तो वैसे तुमको बोलना पड़ेगा सर इसका आंसर B2H6 होगा। समझ आया कि नहीं आया? मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। और ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्कुल ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे तो ब्रेन बिल्कुल हल्का हल्का काम करेगा, तो वो खुद को खराब लगेगा। चलो क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। चलो, तो हमने क्वेश्चंस कर लिया, कुछ हमने देख लिया कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब मुझे उम्मीद है कि ये इसमें तुम लोगों को डाउट नहीं होगा, ये सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं तुमको बताना चाहता हूँ विद द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज सेंट्रल एटम एंड सराउंडेड एटम। अब ये वर्ड मैंने बहुत बार पहले भी यूज कर चुका हूँ, या बहुत बार मैंने यूज कर लिया है, और क्योंकि तुम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास भी स्टार्ट हो गया है, आई थिंक लास्ट वीक क्लास था तुम लोग का, तो वहां पे भी इस टर्म को बहुत बार यूज किया जाएगा। तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझ लेना। और तुम लोग का जो चैप्टर है, तुम लोग जीओसी पढ़ रहे हो अभी, तो जीओसी चैप्टर इससे बहुत इंटरलिंक करता है, याद रखना, ठीक है। आईयूपीएससी के बाद जब तुम जीओसी में जाओगे तो ये चैप्टर भी तुमको वहां पे यूज करना पड़ेगा। देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में? हम बात करेंगे सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम के बारे में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। देखो, तो कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। अब मैं तुमको ये पूछूं कि तुम्हारे स्कूल में, तुम लोग जो स्कूल में जाते थे पहले, अब तो बहुत ही स्कूल नहीं गए सारे, जब तुम पहले स्कूल जाते थे, अभी जाओगे स्कूल? ऐसे बोल रहे हैं, 1 साल है ना, प्राचीन काल में स्कूल जाया करता था बच्चा लोग। तो जब तुम स्कूल जाओगे तो स्कूल में क्या होता है ना, फ्रेंड के बीच में ग्रुप होता है, तुम लोग के बीच में भी होगा। अब मान लो कि मेरे क्लास में मेरा फ्रेंड का 5 फ्रेंड का ग्रुप था, तुम्हारा भी 5-6 का ग्रुप होगा। तो क्लास के अंदर क्या होता है, कुछ फ्रेंड का ग्रुप होता है, ऐसे सभी फ्रेंड होते हैं, बट वी हैव सम ग्रुप ऑफ द फ्रेंड। तुम लोग का भी ऐसा होगा, करेक्ट कि नहीं है ऐसा? यस सर। Yes, sir. अब क्या होता है, देखो, अब अगर एक ग्रुप होगा तो ग्रुप में क्या होगा, लीडर होगा। भले ही हमने किसी को लीडर नहीं बनाया, भले ही हमने कोई इलेक्शन नहीं किया, बट फिर भी क्या होता है, ग्रुप के अंदर एक का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है। वैल्यू इन द सेंस वो ग्रुप, वो जो लड़का लड़की जो भी होगा, वो जो बोलता है लोग उसको सुनेंगे। वो बोलेंगे कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ नहीं, हम लोग को वहां बैठना है, तो सब मिलकर वहां बैठने जाएंगे। तो वो डिसाइड करेगा कि करना क्या है, चलो ये नहीं खाना वो खाना है, तो सब लोग मान लेंगे ठीक है चलो खा लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ, यस है ना? सर। इसको बोलते हैं अनडिक्लेयर्ड लीडर, यानी कि डिक्लेयर नहीं किया गया बट अनडिक्लेयर्ड वो लीडर है हमारे ग्रुप का, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड होता है ना, तो मॉलिक्यूल को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक ऐसा एटम होगा जिसको कि बोला जाएगा सेंट्रल एटम। क्या बोला जाएगा बेटा? सेंट्रल एटम। कि भाई मॉलिक्यूल, भाई एटम, तो सेंट्रल एटम है, तो लीडर है, और बाकी कौन है? बाकी सराउंडेड है। सराउंडेड का मतलब क्या? जो तुम्हारे सामने सराउंडेड फॉर्म में रहेंगे वो सराउंडेड
तो बीच में रहेगा तो सेंट्रल है, तो लीडर है, तो क्या बन गया, सेंट्रल एटम बन गया। तो एक एटम होगा सेंट्रल एटम और बाकी के एटम क्या रहेंगे, सराउंडेड एटम। इज इट क्लियर कि नॉट? यस सर, क्लियर। Sir, Yes, sir. अब देखो, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, बट फिर भी देखना तुम लोग मेरा बिल्कुल सही आंसर दोगे, मुझे उतना उम्मीद है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आंसर क्या देते हो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये CH4 नाम का एक मॉलिक्यूल मेरे पास है, इसमें से सेंट्रल एटम कौन होगा? Carbon. Carbon. अरे वाह, क्या बात है, कार्बन, बिल्कुल सही बताया, कार्बन ही होगा। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है PCl5 नाम का, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? पी। Phosphorus. वेरी गुड, बहुत परफेक्ट बताया। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है OF2 नाम का, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा? ऑक्सीजन। Oxygen. वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ हमारे पास NO नाम का मॉलिक्यूल है, अब बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा? सर कोई भी नहीं। ना ना, ऐसा कैसे होगा? nitrogen. क्यों होगा? ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा? क्या बिगाड़ा तुम्हारे इस ऑक्सीजन ने? ये जिंदा रखता हम लोग को, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? देखो अभी तक तुमको ये लगेगा ना कि सर क्या जरूरत है, देख के तो बता देंगे हम लोग कि कौन सेंट्रल है, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना क्यों है? यहाँ डिफिकल्टी हो रहा है, यहाँ देखिए वी कैन बी कंफ्यूज क्यों हो रहे यार, यहाँ पे कौन सेंट्रल है, नहीं समझना। तो इसीलिए सेंट्रल एटम को पढ़ने के लिए, जानने के लिए कुछ रूल समझना पड़ता है। देखो ये सब एनसीईआरटी नहीं है, और मैं पूरा एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता हूँ, एनसीईआरटी करता हूँ, उसके ऊपर हम लोग को जाना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि अदरवाइज ये कोचिंग का फायदा नहीं होगा। हम एनसीईआरटी लाइन पढ़ेंगे तो फिर कोचिंग करने का क्या फायदा होगा ना। तो समझना कि सेंट्रल एटम के कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है समझना, रूल क्या है। तो सेंट्रल एटम बनने का पहला रूल होता है, नंबर 1 रूल, दैट इज हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम होगा कैन नॉट बी ए सेंट्रल। क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन एटम कैन नॉट बी अ सेंट्रल एटम। जो हाइड्रोजन एटम होगा वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। यानी जहां पे भी हाइड्रोजन है तो बी रिलैक्स, हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम दिखेगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेंट्रल एटम बन जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छा। तो इसलिए हमने देखा कि CH4 में क्या होगा, C सेंट्रल एटम होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं H2O का बात करूं तो H2O में क्या होगा, दिस O विल बी द सेंट्रल एटम। O हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम। करेक्ट? यस सर। सर मतलब बेसिक लॉजिक के हिसाब से सर जो कम होगा वो सेंट्रल होगा। वो भी है, करेक्ट, वो भी है, अब आओ उसमें भी, ठीक है ना। अब पहला रूल ये बोलता है कि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। मान लो कभी ऐसा कंडीशन है कि हाइड्रोजन कम है पर दूसरा कोई ज्यादा है, मान लो ऐसा भी हो सकता है कभी कि हाइड्रोजन कम है दूसरा कोई ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाइड्रोजन को सेंट्रल बना देंगे। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पे बढ़िया। नेक्स्ट तुमको समझना है यहाँ पे, जो अभी मैंने बोला बिल्कुल सही बोला कि सेंट्रल एटम, मैं सीए लिख रहा हूँ, सीए का मतलब सेंट्रल एटम, चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझो। सीए मस्ट है, सीए मस्ट बी लेस इन नंबर। जो सेंट्रल एटम जो हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा, मस्ट बी लेस इन नंबर। तो सेंट्रल एटम को नंबर में कम होना पड़ेगा, जो मैंने बताया अभी। सेंट्रल एटम मस्ट बी क्या, लेस इन नंबर। यानी अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है जहां पे हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम ये देख लेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा एटम कम नंबर में प्रेजेंट है। लाइक PCl5 का बात करें तो P और Cl5 में से कौन कम है, तो P 1 है, क्लोरीन कितना है, 5 है, तो सेंट्रल कौन हो जाएगा, जो कम होगा, जो कम यस होगा, सर। करेक्ट, जो कम होगा। तो कम कौन है यहाँ पे, Phosphorus. फोस्फोरस, वेरी गुड। अरे यार क्या हो गया, क्लास में गम हो गया। सॉरी सुना, एक मिनट रुको, सुना एक मिनट रुको सब लोग प्लीज, कुछ हो गया है। ओहो
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सर है क्या आप? आदित्य सर? अरे यार, क्लास में बच्चा क्यों ऐसा करता है? चलो ठीक है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, हमने बोला सेंट्रल एटम मस्ट बी क्या लेस इन नंबर होगा कि नंबर इसका कम होगा, ठीक है। और नंबर 3 हम और यहाँ पे देखेंगे, तो नंबर 3 हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है ना, जैसे इस केस में अब तुम्हारे माइंड में ये चल रहा होगा कि सर एनओ वाले केस में क्या होगा, ये तो नहीं समझ में आ रहा यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान रखना कि एनओ वाले केस में क्या होगा, द सेंट्रल एटम मस्ट बी, ये भी रूल है, मस्ट बी लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होगा, द सेंट्रल एटम मस्ट बी लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो भी हमारा सेंट्रल एटम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम होना पड़ेगा। द एटम मस्ट बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या तुम मुझे बता पाओगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्या तरीका सिखाया था मैंने? सर फोन से कॉल। हाँ वेरी गुड, मैंने सिखाया था फोन कॉल। जो लोग नए हो मैं आपको बता दूं, देखो बच्चा लोग, जब भी तुमको ये पता करना हो कि कौन सा सर एटम ऑक्सीजन ज्यादा होगा। और कौन सा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक फंडा को फॉलो करना, इट्स वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड फोन कॉल। फोन मतलब फोन, सबके पास फोन है आजकल, और फोन से हम क्या करते हैं, अनडाउटेडली बहुत कुछ करते हैं, बट मेन काम क्या है फोन का? बताओ प्रेम, फोन का मेन काम क्या है? प्रेम बताओ। कॉल करना। अब तो बोलेगा सर पबजी खेलना, ठीक है वो भी करेक्ट है, पबजी खेलना भी ठीक है। ये मेन काम क्या है, फोन करना है ना, मेन काम पबजी खेलना नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे फोन, एफ ओ एन, यानी फोन का शॉर्ट फॉर्म एफ ओ एन, और यहाँ पे कॉल यानी सी एल। तो फायदा क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. Then comes oxygen, then comes nitrogen, and then comes क्या, क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर होना पड़ेगा, लेस होना पड़ेगा। तो इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, दिस नाइट्रोजन विल बी आवर सेंट्रल। बोलो क्या ये लॉजिक क्लियर है कि लॉजिक क्लियर नहीं है? यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, इसको लिख लो एक बार जल्दी से, तो जल्दी से लिख लो एक बार। लिख लिया हो गया तो बोलना। लिखना हो गया तो बोलना।
तो भाई लोग क्या हुआ, नहीं हुआ क्या? सर हो सर गया। हो गया। तो बोलो कि अरे तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो, मैं रुका हूँ, तुम लोग हो गया कि नहीं हो गया? सब हो गया, आगे बढ़े। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं और सराउंडेड एटम किसको बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम और एक चीज पढ़ लेंगे, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है कि ये तुम लोग को पता है ऑलरेडी, बट कुछ चीज सिखाता हूँ कि कैसे इसको निकालते हैं, ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है। क्या तुम मुझे बताओगे व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? तो वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक है कि आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे निकालना है, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को पीरियोडिक प्रोपर्टी चैप्टर में पढ़ा दिया है। लेकिन बहुत लोग नए हैं यहाँ पे जिन्होंने वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है खास। बस कुछ चीज तुमको जानना है, वो ये है कि अगर हमारे पास ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट हो, कौन सा ग्रुप का होगा? ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा। ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ? ये 2 होगा। ग्रुप नंबर 13 का, अगर 13 का बात करो, 13 का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी हाउ मच? 3 होगा। ग्रुप नंबर 14 का बात किया जाए तो इट विल बी हाउ मच? कितना होगा? 4 होगा। ग्रुप नंबर 15 का बात किया जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। ग्रुप नंबर 16 का बात किया जाए तो इट विल बी हाउ मच? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। और ग्रुप नंबर किसका 17 का बात किया जाए तो बताओ कितना होगा? अरे बोलो यार तुम लोग, क्या हो? 18 में कितना होगा? 8। ये ना, तो ये तुम लोग को आना चाहिए। अब मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कि तुम लोग को पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक याद होना पड़ेगा। मैं डी तुम लोग अभी नहीं करा रहा हूँ, ओवरलोड हो जाएगा, पर एटलीस्ट जिनको मैंने पढ़ा दिया है पहले से ही, और जो लोग नए हैं वो प्लीज मेरा नोट्स कलेक्ट कर लो किसी बच्चा से। लेकिन हमको सारा एलिमेंट याद होना पड़ेगा, याद नहीं होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा था। ग्रुप नंबर 1 में कैसे पढ़ा था बताओ? पहले हाइड्रोजन होगा, फिर क्या हाइड्रोजन बोलेंगे? लिथियम ने की रब से फरियाद। ने की रब से फरियाद। क्या बोलेंगे? लिथियम ने की रब से फरियाद। ये तरीका है ग्रुप नंबर 1 को याद करने का। तू को कैसे याद करते हैं? तू को बोलते हैं क्या, बेटा या बेटी? क्या सिखाया था? मांगे बेटा या बेटी? कार मांगे स्कूटर कार स्कूटी। कौन राजी? आप राजी। बाप राजी आप राजी? हाँ, तुम लोग अभी राजी हो गया लग रहा है ना। तुम लोग के राजी है कि नहीं? सर अभी तक नहीं। अभी तो नहीं। अच्छे पढ़ाई करोगे तो राजी हो जाएगी जल्दी से। 13 हमने कैसे याद किया था? 13 हमने बोला था बैगन आलू गाजर इन ठेला। 14 हमने बात किया था केमिस्ट्री फैकल्टी का, मेरा नहीं किसी और का। वहां पे क्या पढ़ा था हमने? केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। वेरी गुड। 15 हमने क्या बात किया था? एक फ्रेंड निखिल के बारे में बात किया था कि निखिल पास तो सब बिंदास, ठीक है। 16 हमने बात किया था चीटिंग करने को, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो। 17 हमने बात किया था कोई आंटी के बारे में, तो बोला था कि फिर कल बाहर आई आंटी। 18 हमने बात किया था क्रिकेटर के बारे में, इसका नाम था तेंदुलकर का कजिन भाई ही नी अरकर, जो 10 रन बना के आउट हो जाता है, हम क्या बोलेंगे? ही नी अरकर 10 रन, ठीक है। तो ये तुम लोग को निमोनिक्स बिल्कुल एकदम मुंह पे होना पड़ेगा, तभी ये काम चलेगा, नहीं तो डिफिकल्टी होगा। तो इसी के साथ होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोग को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना बहुत आसान है, सिर्फ तुमको उसका ग्रुप नंबर पता होना पड़ेगा। अब ग्रुप नंबर के लिए क्या करोगे? तुम्हारा माइंड जल्दी से चलना पड़ेगा, फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ग्रुप नंबर तो याद होना पड़ेगा, एलिमेंट को देखते ही तुमको ओके ये तो ये ग्रुप का एलिमेंट है, ऐसे याद होना पड़ेगा, नहीं तो टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम मेनली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर घुस चुके हैं। ये पहला थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जिस थ्योरी का नाम होता है VBT। क्या नाम है इसका बेटा? VBT। व्हाट इज VBT?
वीबीटी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको, बोलो तो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, चलो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। हमने ये बोला या हमने ये सोचा कि सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि जब भी दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होता है, ओके, वीबीटी सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए होता है, ये कोई आयोनिक बॉन्डिंग के लिए नहीं होता। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कोवलेंट बॉन्डिंग, नॉट फॉर द आयोनिक बॉन्डिंग। बता दो, ठीक है। वीबीटी हमको क्या बताता है, हमने ये सीखा कि मान लो कि दो एटम आपस में बॉन्ड बना, क्यों बॉन्ड बनाता है बताओ जरा। दो एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाएगा? सर ऑक्टेट पूरा करने के लिए। वेरी गुड, तो stable होने के लिए। ऑक्टेट पूरा होने से क्या होता है? सर स्टेबल होता है। वेरी गुड। तो Stability. अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि हम लोग बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि कोई भी एक एटम अपने स्टेबल कंडीशन में पहुंच पाए, कोई भी एक मॉलिक्यूल अपने स्टेबल कंडीशन में पहुंच पाए, हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमको पता है, लेकिन बॉन्ड बनता कैसे है? हमने ये तो पढ़ लिया कि सर शेयरिंग करता है, ये करता है, पर शेयरिंग करने का मतलब क्या है? हाउ दे शेयर, ऐसा क्या होता है शेयरिंग के अंदर कि उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है? वो चीज हमको कौन बताएगा? ये वीबीटी बताएगा। कौन बताएगा? वीबीटी बताएगा। विदाउट नोइंग द वीबीटी हम ये कभी नहीं पता कर सकते कि एक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, क्या स्टेप है उसको बनने के लिए, ये सारा कुछ कौन बताता है हमको? वीबीटी बताता है। देखो इस चैप्टर के ऊपर मैं टाइम दे रहा हूं, द रीजन इज ये चैप्टर तुम्हारे लाइफ का, मैं लाइफ बता रहा हूं ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बने हुआ। क्लास 11 के अंदर केमिकल बॉन्डिंग क्लियर होना अपने आप में बड़ा बात। तुम लोग को अभी फील नहीं होगा, जब तुम कंपटीशन में बैठोगे ना, देन यू विल फील कि तुमने कितना कुछ सीख लिया है टिल नाउ। हंसी मजाक तुमने सीख लिया है, और बहुत लोगों को कुछ नहीं पता होता है। इसलिए 11 में ना डिफरेंस क्रिएट होता है। मैं अपने स्टूडेंट के बारे में बताऊं, एक लड़की थी, बहुत स्टूडेंट थी, वो स्कूल में पढ़ रही थी। आउट ऑफ 70, हाफ ईयरली एग्जाम को बता रहा हूँ, आउट ऑफ 70 सी स्कोर 63। और तुमको ये जान के शौक लगेगा कि सेकंड हाईएस्ट पता कितना था? सेकंड हाईएस्ट वाज 42। तो ये होता है डिफरेंस। और ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि पूरे क्लास में वही एक बच्चा था जो पढ़ रहा था, भाई कोई पढ़ नहीं रहे थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम खुद सोचो, तुम्हारे क्लास में कितने सारे बच्चे, बट तुम लोग बिकॉज यू आर स्मार्ट, या यूं समझो तुम लोग कॉन्शियस हो, तो तुम लोग यहाँ पे आगे पढ़ रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे तुम लोग जानते होंगे जो इन्हें अभी तक पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो सोचो उनका आगे क्या होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बहुत ध्यान से, टाइम से एकदम पढ़ो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, तो लिखो वैलेंस बॉन्ड के थ्योरी के आगे एक लाइन लिखो। दिस थ्योरी, राइट डाउन, दिस थ्योरी explain the formation of a covalent bond. This theory explain the formation of क्या? Covalent bond. जो थ्योरी हमारे पास है, ये थ्योरी हमको क्या बताता है? इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन को बताता है। इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, लिख लिया? इट एक्सप्लेन द क्या? फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये थ्योरी हमको क्या बताता है? ये थ्योरी हमको बताएगा कि कैसे एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आगे लिखो, फॉलोइंग आर some important point. Following are 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 some important point. लिख लिया? Yes, sir. नंबर 1 पॉइंट लिखो।
Number one, equivalent bond. Number one, equivalent bond is formed by a covalent bond is formed by a covalent bond is formed by the overlapping of formed by the overlapping of over मतलब OVER लैपिंग का मतलब LAPPING overlapping एक साथ लिखना एक साथ है ना एक covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital overlapping of atomic orbital overlapping of atomic orbital of bonding atom overlapping of atomic orbital of क्या bonding atom overlapping of atomic orbital of bonding atom लिख लिया लिखा Yes, sir. बहुत अब समझो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है समझना लाइन को पढ़ना साथ ही साथ और समझने का ट्राई करना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो बोला गया है कि हमारे पास एक एटम है और ये एक एटम मेरा हाथ देखा ये एक एटम है मेरा हाथ और ये मेरा हाथ और एक एटम है इन दोनों को बॉन्ड बनाना है तो क्योंकि ये और ये बॉन्ड बनाएगा आपस में तो इन एटम्स को बोलेंगे बॉन्डिंग एटम क्या बोलेंगे इनको बॉन्डिंग एटम्स बोलेंगे क्या बोलेंगे बताओ बॉन्डिंग एटम बॉन्डिंग एटम्स ये हमारा बॉन्डिंग एटम अब एक एटम बॉन्ड कब बनाए जैसे साहिना ने मुझे बताया कुछ देर पहले कि एक एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है ताकि वो ऑक्टेट को पूरा कर पाए कि यूं समझो कि एक बॉन्ड या एक एटम बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसका ऑक्टेट पूरा हो सके समझ में आ रहा बात तो ऑक्टेट कब पूरा होगा तो समझना कि इस एटम के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा और इस एटम के पास भी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जब दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा देन ओनली दे विल फॉर्म द बॉन्ड अगर इसके पास पहले से ही पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या ये बॉन्ड बनाएगा बताओ नो सर नहीं बनाएगा क्योंकि पहले से ही पेयरिंग है उसके पास वो बॉन्ड क्यों बनाए क्या जरूरत है बॉन्ड का वो तो अपना फुलफिल करके बैठा होगा तो जो फुलफिल नहीं करेगा जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही बॉन्ड बनाएगा तो जो भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएगा उनको बोला जाएगा बॉन्डिंग एटम नाउ दिस बॉन्डिंग एटम विल कम क्लोजर लाइक दिस अब ये होता है ओवरलैपिंग क्या होता है बेटा ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं ओवरलैप करना क्या करना बोलते हैं इसको ओवरलैपिंग करना अब देखना ओवरलैपिंग इतना भी हो सकता है इतना भी हो सकता है इतना भी और इतना भी हो सकता है तो ओवरलैपिंग को ऐसा मत सोचना कि ये ओवरलैपिंग नहीं होगा ये ओवरलैपिंग होगा ऐसा नहीं होता ओवरलैपिंग ये भी हो सकता है ये भी इतना भी ओवरलैपिंग हो सकता है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बोलते हैं कितना ओवरलैपिंग हो रहा है और बात समझना जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही तगड़ा उतना ही दमदार उतना ही स्टेबल क्या बनेगा एक बॉन्ड बनेगा इज इट क्लियर Yes. क्लियर है बहुत अच्छा यस सर हाँ तो सेकंड नंबर पॉइंट में आ जाओ नंबर 1 पॉइंट तो क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट में आ जाओ इन ऑर्डर टू सेकंड नंबर in order to show SHOW in order to show the overlapping in order to show the overlapping in order to show the overlapping the bonding atoms must come close enough to each other such that their orbitals can overlap बाबा से बता रहा हूं in order to show overlapping the bonding atoms must come close enough to each other
must come close enough to each other such that their orbitals can overlap, such that their orbitals can overlap, such that their orbitals can overlap. लिख दिया? Yes, sir. ठीक है, चलो समझने का ट्राई करते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ना ये सब बोलने का मतलब क्या है समझते हैं. अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास दो एटम है, ये ए एटम है और ये क्या है, बी एटम. अब ये दो एटम ओवरलैप कब करेगा? जब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया. इसका एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में भी क्या होना पड़ेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, है ना. ऑर्बिटल याद करो, क्वांटम नंबर में जो मैंने ये बॉक्स बनाया था, क्या नाम था इसका, ऑर्बिटल. वही ऑर्बिटल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ. ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि जब ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप करने के लिए पहले तो इनको क्लोज आना पड़ेगा, पास पास आना पड़ेगा. अब ये शक्तिमान तो है नहीं, सुपरमैन तो है नहीं, यहां से अपना है ना ऑर्बिटल फेंका, इसने अपना यहाँ फेंका, ओवरलैप हो गया. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो इनको क्या करना पड़ेगा, आस पास आना पड़ेगा. तो ये ए थोड़ा पास जाएगा, ये भी थोड़ा पास आएगा. तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये मान लो ए का एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पे और ये मान लो बी का एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया लाइक दिस. यहाँ पे ये हमारा क्या है, बी का एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक दिस. तो ये देखो, तो यहाँ पे जब इन दोनों पास पास आ गए तो इनका एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो गया, ओवरलैप हो गया. तो ये जिस प्लेस में एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं. क्या बोलेंगे बताओ, इसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मतलब क्या, जिस जगह पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड का मतलब होता है एक साथ बहुत चीज, बहुत एक जगह पे बहुत सारा कुछ होना, क्लाउड. तो वैसे ही यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और साथ में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोला जाता है. क्या ये मेरा बात क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. बहुत अच्छा, लिख लो इसको, ये बना लो इसको. तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि इनको अगर ओवरलैप करना है तो दे मस्ट कम क्लोज एनफ सो दैट दे कैन ओवरलैप. अगर वो सामने नहीं आएगा तो उनमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकता. तो दे विल कम क्लोजर एंड दे विल ओवरलैप विद ईच अदर. बढ़िया तो बोलना, हो गया तो बोलना. सर हो गया. हो गया, बहुत अच्छा. Okay, sir. चलो ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है. अब एक इंटरेस्टिंग बात समझना, जब भी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आते, पास आते, तो पास आने से क्या होता है, इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप का फोर्सेस काम. क्या फोर्स काम करेगा, तो इनके अंदर एट्रैक्टिव फोर्स भी काम करता है और इनके अंदर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स भी काम करता है. वापस सुनो, when these two atomic orbitals come closer they will experience two different kind of forces. क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक they will experience the attractive force, दूसरा they will experience the repulsive force. बात समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होता है बताऊंगा. पहले एक लाइन लिखो यहाँ पे आगे, नंबर 3 पॉइंट लिखो और यहाँ पे लिखो, when the atoms approaches each other
when the atoms approaches each other, each other, each other, when the atom approaches each other, two types of force, two types of force, two types of force act on them. Two types of force act on them. Two types of force act on them. लिखा? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. बोलने का मतलब क्या है कि when these two will come closer, two types of force will act on them. इनके ऊपर दो अलग अलग टाइप का क्या होता है, फोर्सेस काम करता है. तो कौन सा फोर्स काम करता है, कैसे काम करता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखते हैं. तो पहला जो टाइप का फोर्स होता है वो होता है एट्रैक्टिव फोर्स. पहला फोर्स क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स. और दूसरा जो फोर्स हमारा काम करेगा वो होगा रिपल्सिव. मैं तुमको बताऊंगा कुछ देर के बाद कि एट्रैक्टिव फोर्स क्यों काम करता है और रिपल्सिव फोर्स क्यों काम करता है. ये दोनों बताऊंगा कि दोनों कैसे काम करता है, बताऊंगा. बट पहले समझो कि दो टाइप का फोर्सेस काम करता है. पहला हो गया एट्रैक्टिव और दूसरा क्या हो गया, बताओ, रिपल्सिव फोर्स काम करता है. डिफरेंस क्या होता है, देखो. एट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स. क्या बोलते हैं बेटा इसको, बोलो क्या बोलेंगे इसको. इसको बोलेंगे लॉन्ग रेंज फोर्स. क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज फोर्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब दो एटम दूर दूर पे रहेगा, लॉन्ग रेंज, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, एट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा. क्या काम करेगा बताओ, एट्रैक्टिव फोर्स काम. क्लियर कि नॉट. Yes, sir. Yes. या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि लॉन्ग रेंज फोर्स या फिर लॉन्ग डिस्टेंस. जब ये लॉन्ग डिस्टेंस पे रहेंगे तो ये फोर्स काम करेगा. रिपल्सिव का बात किया जाए तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स. क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स. नाउ व्हाट इज दिस शॉर्ट रेंज फोर्स. शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब होता है कि जब तुम्हारा फोर्स या जब तुम्हारा एटम बिल्कुल पास पास में होगा तो जो फोर्स काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स. यानी जब ये एटम बिल्कुल इसके पास ही हो तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा. लेकिन अगर मान लो कि ये एटम इतना भी दूर हो जाए, इतना भी दूर हो जाए, यहां से इतना भी दूर चला जाए, तो इनमें फिर रिपल्सिव फोर्स काम नहीं करेगा. तो रिपल्सिव फोर्स को काम करवाने के लिए समझ जाना कि रिपल्सिव फोर्स तभी काम करेगा व्हेन द एटम्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. जब दोनों एटम बहुत ज्यादा क्लोज है, बिल्कुल सामने चिपक गया है, तभी रिपल्सिव फोर्स काम करेगा. उससे पहले तक रिपल्सन या फिर रिपल्सिव फोर्स काम नहीं करेगा, नहीं करता है. क्लियर है कि नॉट क्लियर, बोलो. सर बोलो. दूसरे वाले डायग्राम में पहले वाला और दूसरे वाले में तो रिपल्सिव फोर्स होगा ना यहाँ पे सर, दूसरे नीचे वाला. हाँ इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, होगा. अपने से बिल्कुल सामने होगा तो रिपल्सन होगा, थोड़ा भी दूर होगा तो रिपल्सन. अब नहीं, बिल्कुल सामने होना पड़ेगा रिपल्सन. अब समझना. इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. तो सेकंड हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. एट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होता है, जो भी एनर्जी होगा उन एटम्स के अंदर वो डिक्रीज होता है. क्या होगा, डिक्रीज होता है. लेकिन रिपल्सिव फोर्स से क्या होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. यहाँ पे क्या होगा बताओ, सिस्टम क्या होगा, इंक्रीजेस. तो यहाँ पे सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो बढ़ेगा. यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, घट रहा था. यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, एनर्जी बढ़ रहा है. अभी बात समझना, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमसे बताना, ठीक है. तुमको क्या लगता है, एनर्जी बढ़ने से अच्छा है कि एनर्जी घटने से अच्छा है, टेल मी. बोलो बोलो. सर बॉन्ड बनाने के लिए कि तोड़ने के लिए. या कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो. एक सिस्टम के अंदर मान लो बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी कम होना अच्छा है कि बढ़ना ज्यादा होना अच्छा है, सोच के बताओ.
सर एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड टूट भी सकता है, अगर कम होगा तो बॉन्ड ठीक है, नहीं। नहीं कंक्लूजन हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले ये बताओ कि बॉन्ड का बढ़ना तुमको क्या लगता है, एनर्जी का बढ़ना अच्छा है घटना अच्छा? तुमको जो लग रहा है, कंक्लूजन हम बाद में देखेंगे। पहले बताओ कि तुमको जो लगता है, तुमको क्या लग रहा है, बढ़ना अच्छा है घटना अच्छा? बढ़ना। बढ़ना अच्छा, वेरी गुड। और कोई? सर घटना। घटना, वेरी गुड। घटना क्यों अच्छा है बताओ? बढ़ना तो समझ में आता है कि चलो एनर्जी बढ़ने से अच्छा बात है, खराब क्यों? घटना क्यों अच्छा है ये बताओ? सर तो वो पास पास रह सकेंगे, बढ़ने से प्रॉब्लम होगा। ओके 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 ओके, कौन बोल रहा, नाम बताओ मुझे अपना। सर मुस्कान। मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई बताएगा? चलो तो बारे में बताता हूँ क्या होता है, समझने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक बात समझना, केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा एक चीज है, क्या होता है समझो। केमिस्ट्री ये बोलता है कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी। ये बात को जरा ध्यान, क्या याद रखोगे कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। आर गेटिंग द पॉइंट? नहीं, केमिस्ट्री के अंदर ये मानना है और ये सच बात भी है कि जब भी किसी चीज का एनर्जी बढ़ता है ना, तो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाता है। अभी सुविधा एग्जाम्पल, अभी मान लो तुम मार्केट में जब बाहर निकलते हो, तुम बिंदास आराम से निकलते हो, कोई टच हो गया तो बोलते हो अरे सॉरी, ऐसे बोलते हो। पर मान लो कि तुम्हारे पॉकेट में बंदूक आ जाए, क्या आ जाए, बंदूक आ जाए, एनर्जी बढ़ जाए तुम्हारा, तब मान लो तुम निकलते हो मार्केट में, कैसे निकलोगे? चौड़े होके निकलोगे, अरे आओ कोई छू के दिखाओ, है ना? और कोई छू दिया मान लो, तो सॉरी बोलोगे क्या उसको? हाँ? नो सर। नहीं बोलोगे? नो सर। कैसे छू दिया तुम हमको, हाँ उड़ा देंगे एकदम, ऐसे बोलोगे। भले तुम कुछ नहीं करने वाले, बट वो एनर्जी तुम्हारे बॉडी के अंदर आ गई। तो जैसे ही तुम्हारे बॉडी के अंदर एनर्जी आ गया, तुम्हारा स्टेबिलिटी क्या हो गया। समझ में आता कि नहीं आता लॉजिक? Yes, sir. लॉजिक क्लियर है ना? तो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब मुझे बताओ कि एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी? तो रेस्पॉन्सिबल कौन है, रिपल्सिव फोर्स। यानी रिपल्सिव फोर्स बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और रिपल्सिव फोर्स घटने से स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा। यानी आई कैन सिंपली से यू रिपल्सिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी। समझ आता है कि नहीं आता है? या यूं बोलो कि एनर्जी, रिपल्सिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एनर्जी, व्हिच इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। क्लियर, अनक्लियर? सर हम्म, सर अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा सर? घटेगा। टोटल गिरो सॉरी, सॉरी मैं बोल रहा हूँ सही, लिख दिया उल्टा। घटेगा, बढ़ेगा कैसे? रिपल्सिव बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। एट्रैक्टिव बढ़ेगा, एनर्जी घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है? तो रिपल्सिव फोर्स का बढ़ना स्टेबिलिटी को कम करता है, और एट्रैक्टिव फोर्स का बढ़ना स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट किसी को इस टॉपिक में? लिख लो उसको, लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लो एक बार।
लिखना हो गया तो बोलो। सर लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए। कौन सा पॉइंट? सर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा वो वाला। ओके, देखो मैंने क्या बोला कि एनर्जी और स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैंने बोला कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटना स्टार्ट करेगा। ये तो क्लियर है तुमको? तो हमने ये पॉइंट में क्या लिखा है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, रिपल्सिव फोर्स बढ़ने से सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी अपने आप क्या होगा बताओ, घट जाएगा। वही लिखा है मैंने कि जैसे जैसे तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा स्टेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। वही हमने यहाँ बोला कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड रिपल्सिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी। बोलो, बात समझ में आया नहीं? यस सर। सबका हो गया ये चीज? यस हो सर। गया? हो गया? यस सर। यस सर। अब तुमको ये सोचना है कि दो एटम के बीच में मतलब रिपल्सिव फोर्स कब बनेगा और एट्रैक्टिव फोर्स कब बनेगा, ये देखने का ट्राई करना है। किस कंडीशन में, यानी कि दो एटम के बीच में एट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है, तो रीजन क्या है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, एट्रैक्शन करवाने के पीछे और रिपल्सन करवाने के पीछे, देखते चलो। ठीक है, तो लॉजिक ये है कि अगर मान लो ये हमारे पास एक एटम, तो ये एटम है, तो एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक एटम हमारे पास है, तो इस एटम के अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्यों ना मान लेते हैं कि ये एटम का नाम ए है और ये एटम बी है, तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा उसको Na मान लिया जाए, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा उसको Nb मान लिया जाए। अब यहाँ पे क्योंकि एटम है तो बाहर पे इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको Ea मान लिया जाए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम क्या मान लेते हैं, Eb मान। अब मुझे जरा सोच के बताना कि इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, बोलो बोलो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स, परफेक्टली करेक्ट, एट्रैक्टिव फोर्स। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में भी कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स। व्हाई, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि बेटा इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स। वेरी गुड, तो यहाँ पे रिपल्सन काम करेगा। और वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, बोलो रिपल्सिव बोलो। फोर्स। तो अब तुमको आइडिया तो लग गया होगा कि दो एटम के बीच में एक साथ दोनों फोर्स कैसे काम करता है। तो ये ऐसे काम करता है कि उनका, क्योंकि दो एटम अगर तुम्हारे सामने आएगा तो अनडाउटेडली उनका न्यूक्लियस भी सामने आएगा, उनका इलेक्ट्रॉन भी सामने आएगा। तो जैसे जैसे उनका न्यूक्लियस सामने आएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका रिपल्सिव बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन सामने आएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा। और जैसे जैसे जब दो एटम सामने आएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी सामने आएगा, तो उनके कारण क्या होगा, एट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यानी यहाँ पे एट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और यहाँ पे रिपल्सन भी बढ़ रहा है, तो दोनों का दोनों यहाँ पे काम कर रहा है। अब बात समझ में आया नहीं? यस क्लियर? सर। इसको लिख लो, जल्दी बना लो।
सर हो गया। सबका हो गया? तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। मैं ग्राफ पढ़ाने के बाद ओवरलोड हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे। वो ग्राफ जेई एडवांस के अंदर भी पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है। तो नेक्स्ट क्लास में वो ग्राफ में तुमको बनवाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे वो ग्राफ को स्टडी करते हैं, कैसे रीड करते हैं एंड व्हाई दैट ग्राफ इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में डाउट है किसी को? सर सर इधर एट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा है, तो मतलब एटम को खींचेगा या फिर दूर हो जाएगा? ऐसे नहीं होता बेटा। वो ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आएगा कि व्हेन दे कम क्लोजर तो उनके बीच में दोनों फोर्स काम करते हैं। बट किसी पॉइंट में अट्रैक्शन ज्यादा काम करेगा और किसी पॉइंट के बाद रिपल्सन ज्यादा काम करेगा। तो वो क्या पॉइंट है, कैसे काम करेगा, वो हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके सर। सर ये मतलब सिर्फ एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कैसे होता है वो? हाँ एग्जैक्टली। ये सिर्फ ये बताया कि कैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन सेम टाइम में काम करता है, वो इसके कारण काम करता है। बट अब इसमें क्या होता है, सामने आने से क्या होगा, दूर में क्या होगा, वो सब हम लोग आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। बढ़िया, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, होप सब लोग पढ़ के आओगे। ठीक है, प्लीज पढ़ के आना। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू